अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ़िज़ियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स और साथ में थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ लेज़र थेरेपी। इसके अंदर हमारे पास जो इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं वो 4 तरह के हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है वाउंड हीलिंग, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्कार टिश्यू, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस, बोन एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब हम इन चारों को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वाउंड हीलिंग। वाउंड हीलिंग में उन्होंने बताया कि ये हमारे पास एक सिंपल प्रोसेस नहीं है बल्कि एक कम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर कीमोटैक्टिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, वैस्कुलर चेंजेस आ रही होती हैं और केमिकल मीडिएटर्स भी रिलीज़ हो रहे होते हैं। नॉर्मली हमारे पास क्या हो रहा होता है कि यहाँ पे जब हमारे पास वाउंड हीलिंग का प्रोसेस चल रहा होता है वहाँ से डेड मटेरियल रिमूव हो रहा होता है, फ्रेश ब्लड आ रहा होता है जो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। नॉर्मली जो वाउंड हीलिंग होती है ना वो एक स्लो प्रोसेस होता है, 2 to 3 वीक्स लग जाते हैं, लेकिन अगर हम लेज़र अप्लाई करते हैं तो इससे हमारी वाउंड हीलिंग का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है। उसके बाद उन्होंने बताया है हमारे पास जो रेड स्पेक्ट्रम होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर जो रेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है वो हमारे पास इफ़ेक्टिव होता है क्रोनिक अल्सर के ट्रीटमेंट में। अल्सर हमारे पास किसी भी किस्म का हो, चाहे क्रोनिक हो, एक्यूट हो, सुपरफिशियल हो, डीप हो, हर तरह के अल्सर को ट्रीट करने के लिए हम लेज़र थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। लेज़र थेरेपी हमारे पास करती क्या, ये इंक्रीज़ कर देती है टिश्यू प्रोलिफरेशन, मतलब वहाँ पे सेल की ग्रोथ को इंक्रीज़ करेगी। सेल की ग्रोथ इंक्रीज़ होगी तो वहाँ पे वाउंड हीलिंग का प्रोसेस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और हर किस्म की जो हमारे पास वाउंड हीलिंग आ जाती है, जैसे बर्न्स को भी हील करती है लेज़र थेरेपी, सर्जिकल इंसिजन के लिए भी बेस्ट है, डायबिटिक अल्सर में और प्रेशर सोर वगैरह में लेज़र थेरेपी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि हम वाउंड्स की हीलिंग के लिए दोनों मेथड को यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट या ग्रिड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और स्कैनिंग मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों मेथड हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि इनमें क्या होता है। कॉन्टैक्ट मेथड में से नाम से पता चल रहा है इसका बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट होगा, जबकि स्कैनिंग में हम एप्लीकेटर को पेशेंट की बॉडी से दूर रखते हैं, उसका कॉन्टैक्ट नहीं होने देते पेशेंट की बॉडी के साथ। नेक्स्ट ये दोनों मेथड जो हैं ये डिफरेंट केसेस में यूज़ होते हैं। अगर हम वाउंड मार्जिन्स मतलब वाउंड एजिस के ऊपर हम अप्लाई करेंगे कौन सा मेथड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड अप्लाई करेंगे हम वाउंड के एजिस के ऊपर। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो लेज़र प्रोब है उसको हम अप्लाई करेंगे 1 to 2 सेंटीमीटर फ्रॉम एजिस, और डोज कितनी देनी है हमने 4 to 10 जाउस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि अगर हमने वाउंड बेड को ट्रीट करना है तो उसके लिए हम नॉन कॉन्टैक्ट मेथड देंगे, मीन्स स्कैनिंग मेथड यूज़ करेंगे। इसके लिए हमने डोज कितनी देनी है 1 to 5 जाउस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि हमने लो डोज़ यूज़ करनी है इन केस ऑफ डर्मस डैमेज। अगर हमारे पास डर्मस डैमेज हुई हुई है, अगर डर्मस डैमेज हुई होगी तो हमारे पास प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड कर रही होती है डर्मस, तो फेशिया एक्सपोज हुए होंगे, डायरेक्ट पेनिट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास डर्मस डैमेज है, प्रोटेक्शन लेयर मौजूद नहीं है तो डायरेक्ट पेनिट्रेशन हो जाएगी। इस वजह से हमने जो है इस केस में लेज़र थेरेपी की लो डोजेज यूज़ करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्कार टिश्यू। इसमें उन्होंने बताया हुआ कि हम लेज़र जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे प्रोलिफ्रेशन होगी तो सेल डिवाइड करेगा तो वहाँ पे कोलेजन का जो लेवल है ना वो इंक्रीज़ कर देगा। कोलेजन वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। ज़्यादा कोलेजन की सिंथेसिस होगी और इसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा कि फिब्रोब्लास्ट मीडिएटेड फंक्शंस ही वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे और जिसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। और नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ कि मोर एपिथेलाइजेशन मीन्स वहाँ पे कि एपिथेलियल सेल्स की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी और एक्सोडेट फॉर्मेशन भी वहाँ पे कम हो जाएगी। एक्सोडेट फार्मेशन का मतलब कि हमारे पास कि वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, इसको क्या करेगा, वहाँ पे नॉर्मली जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा होता है उसकी अमाउंट को भी कम कर देगा लेज़र। लेकिन जब जो हमारे पास एक्सोडेट फॉर्मेशन है ना, यानी जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है, इसकी वजह से हमारे पास हीलिंग का जो प्रोसेस है ना वो स्लो डाउन हो जाता है। जब इसकी प्रोडक्शन कम होगी तो हीलिंग भी फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है लेस स्कार टिश्यू फार्मेशन, स्कार टिश्यू की फार्मेशन भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस, किन किन कंडीशंस में हम लेज़र थेरेपी को अप्लाई कर सकते हैं। टेंडनाइटिस और बर्साइटिस कंडीशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मींस अगर पेशेंट को टेनिस एल्बो है, गोल्फर एल्बो है या सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस वगैरह हुआ है तो हम उन केस में जो है
लेज़र थेरेपी को अप्लाई कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशंस, एंकल स्प्रेन वगैरह के केस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर वेरियस आर्थराइटिक कंडीशन जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस वगैरह हैं, या एंकाइलोजिंग आर्थराइटिस है, पायोजेनिक आर्थराइटिस है, किसी भी किस्म की आर्थराइटिक कंडीशन है, तो हम उसमें लेज़र को अप्लाई कर सकते हैं। लेज़र का इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो क्या होते हैं, हमारे पास इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। हीलिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की ये हीलिंग करता है हमारे पास, इसलिए हम इसको यूज़ कर इफ़ेक्टिव होता है ये हमारे पास आर्थराइटिक कंडीशंस के अंदर, इसलिए हम इसको आर्थराइटिक कंडीशंस के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हील कर देता है कनेक्टिव टिश्यू को। नेक्स्ट, इसका हमारे पास क्या होता है कि लेज़र का बैक्टीरियसिडल इफ़ेक्ट्स होता है। बैक्टीरियसिडल नेम से ही शो कर रहा है कि वहाँ पे बैक्टीरिया को किल कर देगा। किल कैसे करेगा कि हम लेज़र अप्लाई करेंगे और वहाँ पे फैगोसाइटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। फैगोसाइटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो ल्यूकोसाइट ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आएंगे, वो वहाँ पे ल्यूकोसाइट जाके बैक्टीरिया को खा लेंगे, ख़त्म कर देंगे वहाँ पे, जिसकी वजह से जो है हमें बैक्टीरियसिडल इफ़ेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट मैंने बताया हुआ कि अगर हम लेज़र को यूज़ करें एंटीबायोटिक्स के साथ तो ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देते हैं हमारे पास इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेन रिलीफ अभी हमने पढ़ा कि मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इंक्रीज़ होती है, इन्फ्लेमेशन कम होगी और पेन कम हो जाएगी। हम लेज़र को एक्यूट और क्रोनिक दोनों पेन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक्यूट कंडीशंस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशंस एंकल स्प्रेन के अंदर अगर हम लेज़र को अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा कि एक तो स्वेलिंग कम हो जाएगी, दूसरा हीलिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। मस्कुलोस्केलेटल पेन के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर फिब्रोसाइटिस है या फिर ट्रिगर पेन है तो हम ट्रिगर पॉइंट्स के ऊपर जो है लेज़र को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम लेज़र को पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इससे हीलिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और पेन भी कम होगी। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक आ जाती है कि डिक्रीज़ इन सेंसरी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी। सेंसरी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी के अंदर डिक्रीज़ आ जाता है अगर हम लो इंटेंसिटी लेज़र अप्लाई करें, ठीक है। ये उन्होंने स्टडी की है सुपरफिशियल और मीडियन रेडियल नर्व कंडक्शन वेलोसिटी। इस स्टडी के ज़रिए उन्हें ये पता चला है कि सेंसरी नर्व कंडक्शन की वेलोसिटी के अंदर डिक्रीज़ आ जाता है जब हम लो इंटेंसिटी लेज़र को अप्लाई करते हैं। होता क्या है इसमें कि जब हम लेज़र को अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली वो जाके हमारी नर्व्स को स्टिमुलेट कर देता है। नर्व स्टिमुलेट होगी तो कंडक्शन स्लो डाउन हो जाएगी और ब्रेन तक स्टिमुलस नहीं जा पाएगा। जबकि हम जो दूसरे यूज़ करते हैं टेंस वगैरह या कोई और मोडेलिटी यूज़ करते हैं तो उसमें वो डायरेक्ट नर्व्स को स्टिमुलस नहीं देते जाके। नेक्स्ट हमारे पास आता है बोन एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज। अगर हम लो पावर लेज़र को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ करें तो ये फ्रैक्चर हीलिंग में हेल्प करता है, बोन की रीमॉड्यूलेशन में। नेक्स्ट, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, कॉन्ड्रल प्रोलिफरेशन में और रिमॉडलिंग ऑफ आर्टिकुलर लाइन में। और अगर फ्रैक्चर की यूनियन नहीं हुई तो उस केस में भी हम लेज़र को अप्लाई कर सकते हैं।